नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति के बारे में। एक स्थायी समिति है जिसका नाम है सार्वजनिक लेखा समिति, या इसे सामान्य भाषा में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में बड़े ही संक्षेप में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो 1999 यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1921 में। इस एक्ट के प्रावधानों के तहत 1921 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है साहब, सदस्य कितने होते हैं इसके? कितने क्या होते हैं इसके सदस्य? होते हैं 22। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं किससे? राज्यसभा से। 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से, और 15 होते हैं लोकसभा से। तो इसके 15 प्लस 7 हो गए 22 सदस्य इसके होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं प्रतिवर्ष। कैसे चुने जाते हैं? प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। हर साल इसका नया जो है इसके सदस्यों का चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका चुनाव होता है। ठीक है, जितने दल हैं संसद में, उनके दलों में से इनके सदस्य चुन लिए जाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है साहब, अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना है, कोई भी मंत्री जो है वो मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, जब मैं ये पीपीटी बना रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आती है, परंतु हर चीज लिखी हो ये जरूरी नहीं है ना। मैं मेरे दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते वक्त भी कुछ विचार आते हैं तो मैं वो आपको ऐसे लिख के बताऊंगा, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कोई भी मंत्री देखिए इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अध्यक्ष इसका जो होगा वो विपक्ष से ही होता है। कौन कहां से होता है? विपक्ष का ही कोई सदस्य जो है वो इसका अध्यक्ष जो है वो होगा। और 1967 से ये परंपरा चली आ रही है, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उससे पहले जो है वो विपक्ष का जो सत्ता पक्ष का है वो भी इसका सदस्य हो सकता था, मगर 1967 के बाद ये परंपरा चली आ रही है कि जो विपक्ष का कोई सदस्य होगा वही इसका अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति या सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष। ठीक, क्या कार्य होते हैं इसके? तो ये करती है लेखों की जांच। दो प्रकार के लेखा होते हैं, एक होता है विनियोग लेखा और एक होता है वित्त लेखा। अब आप कहोगे सर इनमें अंतर क्या है? विनियोग लेखा होता है, विनियोग का मतलब क्या होता है? आहरण करना, अप्रोप्रिएशन, पैसे निकालना। तो जब पैसे निकालने की बात हो तो हो गया विनियोग लेखा, और जब पैसे संचित निधि में डालने की बात हो तो बात होगी किसकी? वित्त लेखा की। तो इनसे रिलेटेड कितने पैसे निकाले गए, कितने पैसे डाले गए, इस सारी जानकारी कौन रखती है? लोक लेखा समिति जानकारी रखेगी। यानी सरकार तो जानकारी रखती है, मगर इसकी जांच कौन करता है? तो जांच करते हैं इसकी लोक लेखा समिति, है ना। जो भी सार्वजनिक खर्चा है उसके कानूनी आधार पर, आर्थिक आधार पर और विवेकपूर्ण दृष्टि से इसकी समीक्षाएं करती है, औचित्य भी उसका देखती है। विनोद राय, आपने नाम सुना होगा, विनोद राय। कोयला घोटाला, कोल घोटाला, ये तमाम घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम वगैरह खूब इन्होंने पता लगाया। और सीएजी हुआ करते थे। क्या? सीएजी हुआ करते थे। और सीएजी जो है इसके मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है ना, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वो देश के। ठीक है, राज्य निगम और जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उनके लेखों की जांच भी ये करती है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम समिति एक अलग से होती है। क्या होती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, संसद में अलग से एक समिति होती है जो सार्वजनिक उपक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब हो गया जो सरकारी जो भी कंपनियां वगैरह हैं उनके बारे में, उनके लेखा की जानकारी जो है वो जांचती कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति जांचती है। मगर कुछ ऐसे उपक्रम होते हैं जिनके इनको नहीं दी जाती है जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी फिर किसको दी जाती है? लोक लेखा समिति को दी जाती है। सबसे पावरफुल ये कमेटी होती है। ठीक है, तो इन जो राज्य निगम है, जो स्वायत्त संस्थान है, सार्वजनिक उपक्रम है, उनके लेखाओं की जांच करना भी काम होता है किसका? लोक लेखा समिति का। हालांकि ये भेजे जाते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति के पास में। नॉर्मली उनके सार्वजनिक लोक लेखा माफ कीजिएगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति के पास में ही भेजे जाता है। फिर अधिशेष खर्च की पैसा। अधिशेष खर्च क्या हुआ? देखिए मान लीजिए जो बजट निर्धारित किया गया, तो बजट में ये निर्धारित कर दिया जाता है कि सरकार कितने पैसे खर्च करेगी, है ना। जो अनुमानित अनुमानित जो भी खर्चे और जो आय है वो पहले बता दी जाती है। तो मान लीजिए सरकार को ये कहा गया कि आप जो है वो 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे पूरे साल में, मान लीजिए। ठीक है, मगर सरकार से जो है कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है, सरकार से 100 करोड़ की जगह पर 110 करोड़ खर्च हो गए। अब 110 करोड़ खर्च हो गए तो ये जो अधिशेष खर्च हुआ उसके बारे में संसद को तो बताना पड़ेगा। और संसद में जो है वो जो लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक लेखा समिति है, वो इसकी जांच करेंगी कि क्या ये जो अधिशेष खर्च हुआ वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हुआ, क्या ये जो खर्च हुआ अलग से अधिशेष खर्च हुआ है, क्या वो औचित्यपूर्ण था, क्या इसमें मितव्ययता का पूरा ध्यान रखा गया। तो ये सब चीजें देखती है कौन? लोक लेखा समिति या सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, फिर इस लोक लेखा समिति को मार्गदर्शन प्राप्त होता है किसका?
कैग का। किसका? कैग का। क्या कौन होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बड़ी की मात्रा आएगी। आर्टिकल 148 से 150 के बीच में संविधान में इनकी बात की गई है। देखें, इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो तो सामान्य लोग होते हैं भाई, सांसद ही तो सदस्य होते हैं, सांसद तो कोई भी बन सकता है ना। तो उनको हो सकता है कि लेखा के बारे में, जो अकाउंट्स हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, तो फिर वो बुलाएंगे किसको? कैग को, कि कैग साहब आप आओ, क्योंकि अकाउंट्स तैयार कौन करता है? कैग ही तो करता है। हालांकि 1976 के बाद में स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके का ही लेखांकन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेखांकन ये नहीं करते, अपने अपने डिपार्टमेंट खुद ही करते हैं, ठीक है। तो फिर ये बुलाते कैग को कि कैग साहब आप आओ और हमें समझाओ कि क्या ये चीज यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब क्या है ना, ये यहाँ पर ये चीज सही है कि नहीं है, आपके हिसाब से क्या औचित्यपूर्ण है कि नहीं है। तो फिर कैग इनको बताते हैं। तो कैग जो है वो, यानी कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है वो इसके मार्गदर्शक और मित्र के रूप में काम करते हैं लोकलेखा समिति के, ठीक है। अब ये समिति तो है, नाम से तो बहुत प्रभावशाली लग रही है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है। लोकलेखा जो समिति है, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है, माफ कीजिएगा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है सरकार की जिम्मेदारी तय करने में, है ना। ये पूरे जो जितने भी लेखे होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं लेखाओं के, वित्त के, उनको जांचती है, सारा पता लगाती है, ठीक है। पर क्या इसकी प्रभावशीलता इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है जितनी की बात की जाती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी, उसको उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो क्या इसकी प्रभावशीलता इतनी है? क्या ये इतनी प्रभावी है? क्या भूमिका है इसकी? तो देखो, इसकी भूमिका में अगर देखें तो सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए सरकार अगर 100 करोड़ सरकार को दिया, पीछे वाले एग्जांपल देख लेते हैं, और सरकार 110 करोड़ खर्च कर दी, पर सरकार को यह बताना पड़ेगा बाद में कि भैया 10 करोड़ जो आपने अलग से खर्च किए वो कहां खर्च किए, ये जवाब आपको देना पड़ेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और कमेटी तो पूछेगी। तो इससे फिर डरते हैं सरकार के, नहीं फालतू के खर्च हम यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई भी खर्च उल्टा सीधा ना हो जाए, खर्च में कोई भ्रष्टाचार ना हो, है ना। इन सब का ध्यान रखती है सरकार बाद में, है ना। जैसा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, और जो राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हुआ, उनमें क्या हुआ था? कम पैसों की चीजों को ज्यादा पैसों में खरीद लिया गया। तो सरकार, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग ने कहा कि भैया इसका औचित्य ही नहीं है, आपने जो चीज खरीदी है ये वाली, किस प्रकार से आप इसका औचित्य निर्धारित करोगे? जो चीज जरूरी नहीं है वो भी आप खरीद ले रहे हो। तो ये सब चीजें जो है वो सरकार के ऊपर एक बंदिश, अंकुश तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ऑलरेडी निभाई भी है, ठीक है। पर देखिए, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं? एक तो ये सलाहकारी होती है सिर्फ। क्या होती है? इसकी भूमिका जो है वो सिर्फ सलाहकारी किस्म की होती है, यानी बाध्यकारी नहीं होती। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सरकार को कुछ कहा तो सरकार को मानना जरूरी नहीं है। हालांकि सरकार वो मानती है, क्योंकि मीडिया का, विपक्ष का, और साथ ही साथ जनता का दबाव होता है, जनता सब देखती है, क्योंकि संसद में सारी चीजें टेबल की जाती है, लेट की जाती है, वहां पर सभा पटल पर रखा जाएगा तो सबको पता लगेगा, है ना। परंतु इसकी भूमिका जो है वो एक सलाहकारी होती है और इस तरह बाध्यकारी नहीं होते। फिर ये कोई भी नीति निर्धारण से संबंधित काम हुआ, उस नीति निर्धारण से संबंधित काम में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसके बारे में जांच नहीं कर सकती है कि सरकार ये वाली नीति क्यों लेके आई, है ना, ये वाली नीति क्यों नहीं लेके आई, है ना। सरकार जो है वो मनरेगा की इस प्रकार से कानून क्यों लाई, ये वाली नीति क्यों लेके आई, दूसरी नीति क्यों नहीं लेके आई। तो इस प्रकार की ये जांच नहीं कर सकती। फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो खर्चे हो गए हैं उनकी ही जांच करती है, जो खर्चे होंगे उनके ऊपर इसका कोई अंकुश नहीं है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जांच करती है ये, एक तरीके की, है ना। इसको ऐसा कहा जाता है कि भैया ये तो पोस्टमार्टम की तरह है, कि खर्चा हो गया उसके बाद जांच करते हैं। फिर जो भी दैनिक प्रशासन है सरकार का, डे टू डे वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी ये कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है साहब। अब यहाँ पर देखो, इस कमेटी के बाद में पास में खर्चों को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। मान लीजिए सरकार ने जो है वो सरकार जो है वो 100 करोड़ की जगह 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो सरकार, पीएससी ये नहीं कह सकती कि आपने ये खर्च क्यों किए, या सरकार ये पीएससी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो सरकार को मना नहीं कर सकती कि आप ये 10 करोड़ खर्च नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह सकती है कि हाँ, इसकी जांच कर सकती है कि ये सही हुए कि गलत हुए, बस। वो खर्चों को अस्वीकार नहीं कर सकती। सरकार खर्चे करेगी तो करेगी ही, है ना। और अंत में फैसला जो है किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। और संसद में किसका बहुमत होता है? खासतौर से अगर धन विधेयक का मामला हुआ, धन से संबंधित कोई काम हुआ, तो वहां पर किसकी चलती है? लोकसभा की। राज्यसभा को से कोई मतलब नहीं होता। और लोकसभा में बहुमत किसका होता है? किसका बहुमत होता है? भाई सरकार का बहुमत है। जब सरकार का बहुमत है तभी तो सरकार बना पाए, इसलिए फिर
ये जो भी नियंत्रण है वो प्रभावी नहीं रह जाता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हमने आज इसकी पूरी भूमिकाओं के बारे में देख लिया। अगर हमें 1 मिनट में रिवाइज करना हो तो मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बता दूं। 1999 में ये बनी थी के एक्ट से, 1921 में बनी। सदस्य अगर हम इसकी बात करें तो होते हैं इसके 22 सदस्य। कैसे? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से इसके सदस्य होते हैं। 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। मंत्री जो है वो इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है। फिर इसके कार्य में हमने देख ही लिया कि किस प्रकार से विनियोग लेखा, वित्त लेखा, इन सब का जो है वो कार्य उनको जांच ये करती रहती है। जो कैग होते हैं इसके मित्र और मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है। इसकी सीमाएं भी हमने देख ली कि क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।